अस्सलाम वालेकुम प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम रीड करेंगे जुनून रमज़ान नॉवल की एपिसोड नंबर 3, जो कि हबीबा राइट्स की तहरीर है। और अब एपिसोड को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? वो दरवाजे को नॉकआउट करते हुए इजाज़त लेने वाले अंदाज में मेहरान हमदानी के रूम में दाखिल हुआ था। बरखुरदार, तुम्हें मेरे कमरे में आने के लिए इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से पेश आने लगी? उन्होंने अपनी एक आंख के आबरू को ऊपर उठाते इसकी इजाज़त लेने वाले अंदाज पर चोट करते हुए इस्तफसार किया था। पापा, वो बस खैर छोड़े। खैरियत, आपने मुझे यूं बुलाया? क्या कोई ख़ास काम था? हमज़ा ने इनके जवाब पर बस वो कह के रह गया था और अपनी पेशानी को 2 उंगलियों से खजाते गोया हुआ था। आओ इधर बैठो। उन्होंने अपने सामने पड़े सोफे पर इसे हाथ के इशारे से बैठने के लिए कहा था। तुम्हारी कराची की मीटिंग कैसी रही? जी पापा, दर हकीकत सबसे अच्छी मीटिंग रही थी। और सबसे बढ़कर इस प्रोजेक्ट से क्लाइंट भी काफ़ी मुतफिक नज़र आ रहे थे। वो इनको अपनी गुज़िश्ता रोज़ हुई मीटिंग का हालो अहवाल दरियाफ्त करने पर इन्हें तसल्ली बख्श जवाब देता मुतमईन कर गया था। बदले में उन्होंने एक हुंकारा भरा था। रमज़ान बेटा, तुमने माशाल्लाह जिस तरह से हमदानी कारोबार की भागदौड़ को बहुत अच्छे तरीके से संभाला है, वैसे ही तुम अब अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ को भी संभाल लो। मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो, इसलिए मैंने एक फ़ैसला किया है। पापा, आप खुलकर कहिए जो कुछ कहना चाहते हैं। वो तहमीद बांधते गोया हुए थे, जबकि इनको तहमीद बांधते देख रमज़ान ने नासमझी से पूछा था। तुम जानते हो कि ज़ुबैर ख़ान के साथ हमारे बरसों के ताल्लुकात हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इन ताल्लुकात को अब मैं रिश्तेदारी में बदल दूँ। इस बारे में तुम क्या कहते हो? जैसी आपकी मर्ज़ी हो पापा, मैं क्या कह सकता हूँ। इनकी बातों में छुपे मफ़हूम के समझते इसके चेहरे का रंग बदला था, लेकिन फिर खुद पर ज़ब्त करते बोला था। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं है अगर ज़ुबैर ख़ान की बेटी के साथ हम तुम्हारा रिश्ता तय कर दें? वो इस बात की तसल्ली कर लेना चाहते थे, इसलिए वो इसे दोबारा इस्तफसार कर रहे थे। मुझे कोई एतराज़ नहीं है पापा, आप जब चाहें इनके घर रिश्ता लेकर जा सकते हैं। अब मुझे इजाज़त दें, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। वो बेतासुर लहजे में कहता इस रिश्ते के लिए हामी भरता वहाँ से चला गया था, जबकि इसके जाने के बाद उन्होंने एक सर्द हवा की सुपुर्द की थी। वो जानते थे कि इनका ये फैसला रमज़ान के लिए किस कदर गिरा गुजरेगा, पर वो अपने दोस्त ज़ुबैर ख़ान से इस रिश्ते के लिए हामी भर चुके थे। और सबसे बढ़कर हमदानी मेंशन के लोग अपने दिए कौलो करार से मुकर जाएं, ऐसा हमदानी ख़ानदान की रगों में शामिल नहीं था। वो अपने दिए कौलो करार को मरते दम तक निभाने के कायल थे। यही वजह थी कि उन्होंने इस बारे में रमज़ान से बात करने का फ़ैसला किया। वो इसे बताए बगैर भी इसका रिश्ता तय कर सकते थे, क्योंकि इन्हें अपने लगते जिगर पर इतना मान तो था कि वो इनकी बात को कभी रद्द नहीं करेगा। लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए इससे इसकी मर्जी जान रहे थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपनी दोस्ती के चलते अपने इकलौते लगते जिगर के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती कर जाएं। और रही बात रमज़ान की खुशी की, भले ही इसने शादी के लिए हामी इनकी खुशी के लिए भरी हो, लेकिन इनको पूरा यकीन था कि बहुत जल्द वो इनके फैसले पर बाद में इनको सराहेगा। उन्होंने अपनी सोचों के रुख को झटकते हुए मेज़ पर पड़े कॉफ़ी का मग उठाया और कॉफ़ी पीने में मसरूफ़ हो गए थे। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वो क्लासरूम में दाखिल हुई थी तो क्लास में पहले ही से मौजूद प्रोफेसर को लेक्चर लेते देख इसने मुअद्दब अंदाज में खड़े होकर इजाज़त मांगी थी। आपने अपनी घड़ी पर वक्त देखा? क्या हुआ है? आप जैसे निकम्मे और बिगड़े हुए कुछ तलबा होते हैं जो पढ़ाई के नाम पर अपना और दूसरों के वक्त को बेजा बर्बाद करते हैं। प्रोफेसर शयान इस इजाज़त लेने पर इसको आंखें दिखाते गोया हुए थे, जबकि वो इनके इस अंदाज में खुद से मुखातिब होने पर जी भरकर शर्मिंदा हुई थी और दिल ही दिल में अब्दार करजई को ढेरों ढेर गालियों से नवाजा था, जिसके चलते इसे आज इस खड़ूस प्रोफेसर की बातें सुनने को मिल रही थी। वो कभी भी किसी भी लेक्चर में लेट नहीं होती थी, लेकिन इसके अक्सर लेक्चर अब्दार करजई के में होने मिन्नत बाज़ औक़ात ऐसे ही इसे प्रोफेसर से बातें सुनने को मिलती थीं। वो इनकी नसीहतों को सुनती, इजाज़त मिलने पर अपने इर्द गिर्द निगाहें दौड़ाती हुई एक कोने में खाली जगह देखकर बैठ गई थी। हेलो डियर, डू यू मिस मी? मिस किया मुझे?
अभी से लेक्चर लेते बमुश्किल 15-10 मिनट ही गुजरे होंगे जब इसे महसूस हुआ कोई इसके साथ आकर बैठा था। इसने निगाहें उठाकर देखा तो अवतार करजई इसके साथ वाली नशिस्त पर विराजमान था। सानिया ने इसकी बकवास को सुनते नज़रों का जाविया बदला था और अपनी तवज्जो स्लाइड पर लेक्चर देते प्रोफेसर शयान की तरफ मरकूज कर दी थी। तुम में तमीज़ नहीं है क्या? मेरा हाथ छोड़ो, बेशर्म कहीं के, उठो यहाँ से। अब्दार को कहाँ गवारा था कि वो इसे नज़रअंदाज करके अपनी तवज्जो किसी गैर की तरफ मरकूज रखे। यही वजह थी इसको तंग करने के ख्याल से अवतार ने इसका हाथ थाम लिया था, जिस पर इसे जी भरकर गुस्सा आया था। इसके हाथ पर अवतार की गिरफ्त इतनी मजबूत थी कि वो चाहकर भी इससे अपने हाथ को आज़ाद नहीं करवा पा रही थी। अवतार, मेरा हाथ छोड़ो, नहीं तो मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ देना है, वो इसे वार्न करते हुए कह रही थी जब प्रोफेसर की इस पर नज़र पड़ी थी और वो वहाँ से घबराते हुए उठी थी। हे यू मिस सानिया, गेट आउट फ्रॉम माई क्लासरूम। मिस सानिया, आप मेरी क्लास से बाहर चली जाएं। सर वो मेरा मतलब, मेरी कोई गलती नहीं थी। ये मिस्टर अवतार ही मुझे तंग किए जा रहे थे, मैं तो आराम से बैठी लेक्चर ले रही थी। वो प्रोफेसर शयान की यूँ पूरी क्लास में इंसल्ट करने पर बौखलाए अपनी सफाई पेश कर रही थी। आई सेड गेट आउट फ्रॉम माई क्लास बोथ ऑफ यू। मैंने कहा मेरे क्लासरूम से तुम दोनों बाहर निकलो। प्रोफेसर शयान ने इसकी इल्तिजाओं को नज़रअंदाज करते इन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया था, जिस पर वह वहाँ से मज़ीद बहस किए बगैर अपने बैग को उठाए क्लासरूम से बाहर निकल गई थी। क्यों, फिर कैसा लगा? अब्दार करजई का दिल दुखाने में मज़ा आया क्या? वह कॉरिडोर से गुजर रही थी जब इसे अपने पीछे से अब्दार करजई के इस तरह से चुपले इसके कानों में पड़े थे। अपनी बकवास बंद करो, ये सब करके तुम्हें क्या लगता है सानिया ज़ुबैर खान को हासिल कर लोगे? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम खुद हार जाओगे लेकिन कभी मुझे हरा नहीं पाओगे। और एक बात, आज जो तुमने क्लासरूम में किया है ना, इसका बदला तुम्हें मैं सूद समेत लौटाऊंगी, क्योंकि सानिया ज़ुबैर खान ने आज तक कभी किसी का उधार नहीं रखा, चाहे वो बेइज्जती ही क्यों ना हो। और रही बात इस प्रोफेसर शयान की, तो वो देखना तुम्हें इस यूनिक के दरो दीवार में कल तक कहीं नज़र आ जाए तो फिर कहना, क्यों तुम इसका यहाँ से ट्रांसफ़र करवा दोगी? वो इसकी बात को दरमियान में ही अचाकर इसे थपाने वाले अंदाज में जवाब देता इसे मज़ीद गुस्सा दिला रहा था। तुम ठीक कहते हो, इस प्रोफेसर बेचारे ने इतना भी गलत नहीं किया था जितना कि तुमने मेरे साथ गलत किया। छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें, इस बात को याद रखना। यही तो मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे मत छोड़कर जाओ, मुझे और मेरे इस दिल को तुम्हारी ज़रूरत है। वो उंगली उठाकर इसको वार्न करते हुए कह रही थी, जबकि वो इसके अंदाज पर एक अदा से अपने दिल के मुकाम पर उंगली रखते हुए इसे बड़े पुरस्कून अंदाज में जवाब देकर आग लगा गया था। वो इसे तासुब से देखती मजीद बहस करने का इरादा मुलतवी करते अपने अगले लेक्चर के लिए बढ़ गई थी, जबकि अब्दार करजई एक सर्द हवा के सुपुर्द करता इसके पीछे चल पड़ा था, क्योंकि जारिया को तो अब इसकी अपने साथ परछाई भी गवारा नहीं थी, तो फिर इसका अपने साथ साथ चलना कैसे बर्दाश्त करती। लेकिन वो भी मोहब्बत के हाथों मजबूर था। इसके बार बार धुतकारने के बावजूद भी वो इसके पीछे पीछे आना छोड़ नहीं सकता था। यही वजह थी कि इसे इसकी चाहत में ज़लील ख्वार होना भी मंजूर था। दिल नशीम, ये देखो, ये जगह कितनी खूबसूरत है, आ जाओ कुछ देर के लिए यहाँ चलते फिरते हैं और इस जगह के नज़ारे लेते हैं। जानिया, जो इसको कैंटीन के बाद यूनी घूमने का बेड़ा उठाया था, इसे एक खूबसूरत जगह पर ठहराते हुए गोया हुई थी। वहाँ हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे और इन फूलों की बनावट को देखकर लगता था यूनी का यह हिस्सा ऐसे दिखाई देता था जैसे किसी माहिर कारीगरी के हाथ ने इन्हें खूब तराश खराश करके कुदरत के इस हसीनो शाहकार में मजीद इजाफा कर दिया हो। जानिया वहाँ खड़ी इन नज़ारों में खो गई थी, जबकि दिलनशीम ने इसे एकदम से डराया था, जिस पर जाने ने एकदम उछलकर इसे खुफकी भरी नज़रों से देखा था। क्या है यार, तुम इतने से ही डर गई? बी ब्रेव, थोड़ा बहादुर बनो। वो इसके यूं डर जाने पर चोट करती हुई कहके लगाते हुए पूछ रही थी। पहली बात तो यह है कि मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं बहुत बहादुर हूँ। और दूसरी बात, मुझे कुदरत के ये हसीन नज़ारे अपनी तरफ मुतवज्जा कहते हैं। ये चीज़ें मेरी कमज़ोरी है, मैं जब भी इनको देखूँ यूं ही इनमें खो जाती हूँ। इसने नागमूँह चढ़ाते इसके तर्ज का जवाब दिया था, फिर अपनी कही बात पर खुद ही हंस पड़ी थी। वो दोस्त तो बन गई थी लेकिन एक दूसरे को चढ़ाने से बाज नहीं आई थी। वो दोनों काफ़ी देर ठहरकर कुदरत के इन हसीन मनासिर से लुत्फ़ अंदोज़ होती रही थी और फिर अगले लेक्चर के लिए अपने डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ गई थी।
रमज़ान भाई, ये क्या, आप मुझे बगैर बताए वो भी चोरी छुपे किधर जा रहे थे? रमज़ान, जिसने ऑफिस जाने के लिए अभी अपनी कार में बैठने के लिए इसका दरवाज़ा खोला ही था कि पीछे से आने वाली फराज़म की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर इसकी तरफ देखा। मैं कहीं नहीं जा रहा था छोटे, फिक्र ना करो, मैं बस कुछ काम के सिलसिले में दफ्तर जा रहा था। क्यों, मुझसे कुछ काम था क्या? वो फराज़म की तरफ अपना रुख करते हुए मुस्कुराते हुए गोया हुआ। जी भाई, वही तो मैं पूछ रहा था कि क्या ज़रूरत है अभी बाहर जाने की? कल तो आप आए हैं और आज फिर से ऑफिस के काम के लिए जा रहे हैं। बस क्या करूँ छोटे, मजबूरी है, और तुम्हें क्या पता है कि मजबूरियाँ इंसान को क्या कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं। बाज़ औक़ात ये इंसान को वो सब कुछ करने पर मजबूर कर देती हैं जो वो चाहकर भी नहीं करना चाहता। वो भी थोड़ी देर पहले मेहरान हमदानी के साथ होने वाली अपनी मुलाकात को याद करते बोला था, आपको इधर फिर कोई काम पड़ जाना है और आप इस काम को करने के लिए वहाँ से ही रफू चक्कर हो जाएंगे। और वैसे भी आपको बस यहाँ से फरार होने का एक मौका चाहिए होता है, वो आपको आसानी से ऑफिस में मिल जाएगा। इसलिए आप मेरी माने, आप ऑफिस को भूल जाएं और मेरे साथ कुछ वक्त गुजारें। पर फराज, मेरी बात तो सुनो। पर मुझे कुछ नहीं सुनना। आप बस मेरे साथ आओ, कितने दिन हो गए हैं मैंने आपके साथ शतरंज की बाजी नहीं लगाई। आप बस आज का दिन मेरे साथ गुजारोगे, ये तय है। फरासब इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेते हुए इसके एक बाजू से पकड़कर अंदर की तरफ बढ़ गया था, जबकि वो इसके इसरार करने पर ऑफिस जाने के इरादे को तर्क करते हुए अपने कंधे को चिकाते हुए इसकी पैरवी में चल पड़ा था। फराजिम इसे अपने कमरे में लेकर आया था और इसके सामने शतरंज की बिसात बिछाई थी। इस खेल से इसका ध्यान बट गया था, जिससे वो थोड़ी ही देर में फराजिम के साथ शतरंज के इस खेल में पूरी तरह मगन हो गया था। तुम जानती हो ना, मुझे इंतज़ार करना नहीं पसंद, फिर भी इतनी देर लगा दी। कहाँ रह गई थी तुम? यूनी का वक्त ख़त्म हो चुका था। वो पार्किंग एरिया में खड़ी जान का इंतज़ार कर रही थी। जब जानिया को इतनी देर से आते देख कर इसे टपटने वाले अंदाज में इससे ताख़ीर से आने की वजह पूछ रही थी। वो अपिया दिलनशीम के साथ बातों बातों में वक्त कैसे गुजर गया मुझे पता ही नहीं चला। एक मिनट, तुम ठहरो ज़रा, पहले मुझे बताओ कि ये दिलनशीम कौन है भाई? सानिया इसके ताख़ीर से आने पर अभी अपनी तफ्तीश जारी रखे हुए थी, जब इसके मुंह से अदा होने वाले दिलनशीम के नाम पर चौंक कर पूछा था। जी अपिया, वो दिलनशीम मेरी दोस्त का नाम है, आज ही मिली मैं इससे। अपिया बहुत ही अच्छी है, क्या बताऊं कि बस बस रहने दो कि वो नमूना भी तुम्हारे जैसा ही होगा। और बैठो जल्दी से, पहले ही इतनी देर हो गई है। जानिया भी दिलनशीम की तारीफ़ों के पुल बांधने ही लगी थी कि इसकी चलती ज़बान को ब्रेक तब लगे जब सानिया ने इसकी बात को दरमियान से अचकते हुए इसे टोकते हुए गोया हुई थी और पार्किंग एरिया में खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो भी इसे रूहानी निगाहों से देखती हुई अपनी बहन की तकलीद करते हुए इसके पीछे चल पड़ी थी। वो फराज़म के साथ काफ़ी देर वक्त गुजारने के बाद अपने कमरे में आ गया था। वो खिड़की के सामने खड़ा खिड़की के पार लॉन को देखते हुए मासी की यादों में खोया हुआ था। वो सोच रहा था कि कैसे वो इस लड़की से शादी कर सकता था जिससे वो इतने बरसों से शदीद नफरत करता आया था। लेकिन फिर इसके दिल के एक कोने से एक आवाज़ आई थी कि क्या वो वाकई में इस लड़की से इतनी नफरत करता है या फिर वो महज इसका ज़ुबान से दावेदार था। अगर वो इसे इतनी ही नफरत करता था तो क्यों वो इसे इतना अरसा गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक इसे याद थी? क्यों वो इसे पहली बार देखते पहचान गया था? क्यों इसे बुरा लगा था कि वो इसे देखकर क्यों नहीं पहचान पाई जिस तरह वो इसे पहचान गया था? इस बात ने इसके अंदर एक अनदेखी आग लगा दी थी। वो सोच रहा था कि वो इसका हिसाब किताब अगली मुलाकात में चुकता कर देगा। वो इन्हीं सोचों के ताने बाने बुनने में मसरूफ था जब वो अपनी तमाम तर सोचों को झटकते हुए अपने ऑफिस का काम करने के सिलसिले में लैपटॉप लेकर बैठ गया था। वो दोनों कार में से आगे पीछे बाहर निकली थी। सानिया तो मलिहा बेगम को सलाम करने के बाद सीधा अपने कमरे में चली गई थी, जबकि जानिया पानी पीने की गर्ज से किचन की तरफ बढ़ गई थी। कितनी दफ़ा कहा है बोतल को मुंह लगाकर पानी ना पिया करो, पर मजाल है इस लड़की को अपनी माँ की कोई बात समझ में आती हो। मलिहा बेगम जो इसके पीछे किचन में ही आई थी, इसे टोकते हुए गोया हुई थी। अम्मी सारे मुझे ही टोकते रहते हैं या फिर डांटते रहते हैं, क्या गलत कर दिया मैंने? मुझे भी तो बताए ना। ना मेरा बच्चा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, बस तुम्हारी ये हरकतें गलत हैं जो तुम्हें दूसरों की नज़रों में मुजरिम ठहराती हैं। वो आंखों को छोटी किए रूहान से लहजे में इनसे पूछ रही थी, जबकि मलिहा बेगम इसे इसकी गलतियों पर रोशनी डालते हुए गोया हुई थी। मेरा तो आज का दिन ही खराब है।
जिसे देखो आज वही मुझे डांट रहा है, मुझे नहीं पीना पानी। वो मलिहा बेगम के गुस्सा करने पर पानी की बोतल को फ्रीज़र में रखती ये कहते हुए वहाँ से चली गई थी, जबकि मलिहा बेगम इसकी ड्रामेबाजियाँ गिरदाते हुए अपने सर को झटकते काम में लग गई थी। क्या हुआ मेहरान पुत्र, क्यों ऐसे परेशान बैठे हो? अगर कोई मसला है तो हमें बताओ, मिलकर इसका कोई हल निकालते हैं। भी अम्मा इनके कमरे में किसी काम के सिलसिले में आई थी जब इनकी पुरसोच निगाहें एक ही नुक्ते नज़र पर मरकूज देखकर इनके कंधे पर हाथ रखते हुए सुलझो लहजे में पूछ रही थी, जबकि मेहरान हमदानी ने चौंक कर इनकी तरफ देखा था। आप यहाँ? मुझे बुला लेती, मैं खुद आ जाता। मैं यहाँ आई तो किसी काम के सिलसिले में थी, पर मुझे ये बताओ कि किस बात को लेकर परेशान हो। वो भी अम्मा के बुलाने पर अपनी सोचों से बाहर आते हुए चौंक कर भी अम्मा से पूछ रहे थे, जबकि भी अम्मा इन्हें अपने इनके कमरे में आने के मकसद को नज़रअंदाज करती इनसे इनकी परेशानी का सबब पूछ रही थी। भी अम्मा, इस बारे में आपकी क्या राय है? कहीं मैं इस रिश्ते को लेकर जल्दबाजी तो नहीं कर रहा? वो भी अम्मा के पूछने पर इन्हें अपनी परेशानी से आगाह करते हुए इन्हें अपने परेशान होने का असल मसला बता रहे थे। मैं भी तुम्हारे पास इसी सिलसिले में ही आई थी। मुझे नहीं लगता मेहरान बेटा तुम कुछ गलत कर रहे हो या फिर किसी किस्म की कोई जल्दबाजी कर रहे हो। तो आपके कहने का मतलब ये कि मैंने रमज़ान के मुस्तकबिल को लेकर जो फैसला लिया है वो ठीक है? वो भी अम्मा के तसल्ली बख्श जवाब को सुनते इनसे ठहरे हुए अंदाज में पूछ रहे थे। जी मेहरान बेटा, आप बस अपनी इन लायानी सोचों को दिमाग से झटक दो और ये सोचो कि आगे क्या करना है। मेरा ख्याल है कि हम इसी हफ्ते इनके घर बाकायदा रिश्ता लेकर जाते हैं। और रही बात रमज़ान की, तो मुझे सानिया बहुत ही अच्छी बच्ची लगी। मुझे लगता है कि वो हमारे रमज़ान को बहुत खुश रखेगी। इसलिए मेहरान बेटा, तुम रमज़ान की तरफ से परेशान होना छोड़ दो और बेफिक्र हो जाओ। भी अम्मा सानिया से हुई अपनी गुज़िश्ता मुलाकात को याद करते हुए इन्हें तसल्ली बख्श जवाब देते गोया हुई थी और इनके हाथ पर अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए इन्हें पुरसुकून रहने के लिए तलकीन की थी। इसके बाद वो चंद और बातें करने के बाद वहाँ से उठकर चली गई थी। जारी है तो प्यारे रीडर्स, यही आज की एपिसोड। फिर मिलते हैं इसी नॉवल के नेक्स्ट पार्ट पर। तब तक के लिए प्यारे रीडर्स, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।